सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मार्क्स अप। होप कि लास्ट लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स का पार्ट 2। वेक्टर्स पार्ट 1 में हमने सीखा था कि वेक्टर्स क्या होता है, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं और उसका जो बेसिक वाला पार्ट था हमने कवर कर लिया था। होप कि क्वेश्चन का अप्रोच भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर निट की बात करें तो निट में यहां से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन आने के। निट में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वेक्टर्स पार्ट 3 आएगा, वहां मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा और डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, वहां से भी निट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वेक्टर्स पार्ट 2 और वेक्टर्स पार्ट 3 निट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम प्यार और मोहब्बत से स्टार्ट करते हैं और एकदम बारीकी से सीखेंगे हर एक चीज को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सर आपने बताया था पार्ट 1 में कि जो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, कि जो 2 + 3 5 होता है वो वेक्टर्स को ऐड करने में हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब अपने आंखों से अगर टुकुर टुकुर देख रहे होगे तो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है सर, जरा बताना। देखो 2 + 3 = 5 होता है, ये सिंपल मैथमेटिक्स हमारी बोलती है, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स को भी जोड़ने का तरीका होता है। वेक्टर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता कि बोल दो कि वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 है, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना होता है। तो वेक्टर्स में वेक्टर को जोड़ने का तरीका पढ़ा जाता है और हम लोग को दो तरीके पढ़ने हैं, जिसमें कि सबसे पहला तरीका जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाप रे बाप सर, अरे बहुत इजी है, बहुत प्यार मोहब्बत से समझ जाओगे। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनना, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो। If two non-zero vectors can be represented by the two sides of a triangle taken in same order, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझाता हूं। Then the resultant is represented by third side of the triangle taken in the opposite order। समझो, ठीक है, समझो, डायग्राम से समझो, ज्यादा क्लियर होगा। आपसे क्या बोल रहा है कि मान लो, सबसे पहले सेम ऑर्डर का मतलब समझो। जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, अगर मुझे दूसरा लाइन ड्रॉ करना है इसी पॉइंट से ऑरिजिनेट होते हुए और एक एरो के फॉर्म में ही, तो टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि यहां पे टेल हो और यहां पे तुम्हारा क्या हो, हेड हो। इसको टेल बोलते थे, इसको हेड बोलते थे। फिर अगर आगे जाओ तो यहां से टेल हो और यहां पर हेड हो, ठीक है ना। मतलब तुम देख रहे हो कि जहां पे तुम्हारा हेड खत्म होगा वहां से दूसरा एरो बनाते समय अगर टेल स्टार्ट हो रहा है, देखो टेल, यहां टेल स्टार्ट हो रहा है, टेल स्टार्ट हो रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो अगर आपको इसको क्लोज करना है तो अगर आप ये एरो ऐसे बनाते तब आप बोलते कि ये जो एरो आपने बनाया है, ये वाला एरो, ठीक है ना, वो क्या बनाया तुमने, सेम ऑर्डर में बनाया है। अगर तुमने इस एरो को क्या बना देता, इस एरो को तुमने ऐसे बना दिया होता, देखो ऐसे बना दिया होता, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि ये एरो है, ये वाला एरो भी इस वाले पार्ट को क्लोज कर देता, लेकिन इस वाले एरो का हेड और इस वाले एरो का हेड टकरा जाता। तो मैं क्या बोलता कि ये जो तुम एरो बनाए हो ना वो अपोजिट ऑर्डर में बनाए हो। तो सबसे पहले सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है सब। चलो अब आगे बताओ। चलो अब समझो कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है क्या, कि दो चीजों को मिलाने के बाद जो चीज बनती है उसको अंग्रेजी में बोल देते हैं रिजल्टेंट। सर क्या इतना सिंपल होता है? हाँ सर, इतना सिंपल होता है। चलो ठीक है, रिजल्टेंट, दो चीजों को मिलाने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं कर रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स को मैं जोड़ रहा हूं। तो उन दोनों को जोड़ने के बाद हमको जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट में, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट मिला है, ठीक है। चलो अब समझते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब यहां पे ये पॉइंट सीखना इंपॉर्टेंट है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन किया जाता है। समझना, समझाता हूं तुमको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो
मैंने बताया था कि डायग्राम से अगर आपको किसी भी वेक्टर को दिखाना हो तो वो कैसे हम लोग दिखाते हैं, वो एक एरो बना के दिखाते हैं। चलो एक एरो बना लो, एक एरो बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मान लो तुम्हारा ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आप देख सकते हो कि आपको एक ये एंगल दिख रहा होगा और आपको ये एंगल दिख रहा होगा। इन दोनों में से कौन सा एंगल जो है वो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कहलाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इन दोनों में से कोई भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होता। सर कैसे फाइंड करते हैं बता दो सर, हम तो देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखो जो पहला वेक्टर है ना, जो पहला वेक्टर है, ठीक है, उसको एक्सपैंड करो, मतलब सेम लाइन में एक्सपैंड करो, ले जाओ, ले गया तो इस तरीके से एक्सपैंड करो, इतनी दूरी तक ले जाओ ताकि जो दूसरा वेक्टर है उसके टेल से इसका टेल कोइंसाइड कर जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले वेक्टर को उठा के पैरेलल में ही क्या कर दे रहा हूं, मैं यहां पे रख दे रहा हूं। तो देखो अब इस वेक्टर, ये जो वेक्टर था ए वेक्टर और ये था तुम्हारा बी वेक्टर, दोनों के जो टेल्स हैं, देखो इसका टेल क्या है यहां पे ये है और इसका टेल क्या है यहां पे, जब कोइंसाइड कर जाए तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब देखो, अब बोलोगे सर आपने जब कोइंसाइड कर दिया, आपने जब कोइंसाइड कर दिया तो हमें ये एंगल भी दिख रहा है और ये एंगल भी दिख रहा है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा जो इन दोनों के बीच में छोटा एंगल होगा। छोटा एंगल ये होगा, साफ साफ दिख रहा है 9th 10th की मैथमेटिक्स। तो ये कहलाता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सबसे पहले समझ जाना, मतलब कि क्या कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर फाइंड करना है तो सबसे पहला पॉइंट ये कि जो दो वेक्टर्स हैं उसको क्या करो, टेल टू टेल ज्वाइन करो, मतलब क्या, दोनों के टेल को ज्वाइन करो। उसके बाद क्या करो, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसमें जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलोगे हाँ सर समझ में आई बात, आगे बढ़ो। चलो, तो स्मॉलर एंगल होगा क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। सर आपने बताया अभी कि ये जो वेक्टर था ए वेक्टर, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो यहां से यहां तक। तो क्या सर वेक्टर वन नहीं बदल जाएगा, सेम वेक्टर रहेगा क्या, बिल्कुल सेम रहेगा। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लेना कि अगर किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करते हो, अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हो तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ना मैग्नीट्यूड में चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन में चेंज होता है। डायरेक्शन तो आपने चेंज किया ही नहीं ना भाई, अगर आपने पैरेलल मूव किया तो देखो इसका डायरेक्शन क्या है, जिस साइड में एरो है, इसका डायरेक्शन क्या है, जिस साइड में एरो है, डायरेक्शन तो तुमने चेंज किया नहीं। और अगर तुम पैरेलल शिफ्ट करते हो किसी भी वेक्टर को तो तुम्हारा जो वेक्टर है वो चेंज नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब इसी पॉइंट पे तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारा अगर मान लो ये वेक्टर है और तुम्हारे पास मान लो ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल तुम्हारे पास है कितना, 150 डिग्री। तो बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा। बोलोगे सर इतने प्यार मोहब्बत और प्रेम से आपने समझाया है तो हम लोग अपना पेन उठाते हैं और कॉपी पे चलाते हैं, और सर कॉपी पे चलाने के बाद हमको ये पता चलता है कि सबसे पहला पॉइंट आपने बताया था कि दो जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल अगर आपको बताना हो तो सबसे पहले उनको क्या करो, टेल टू टेल ज्वाइन करो, मतलब दोनों के टेल को ज्वाइन कर दो सर। ठीक है, टेल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं दोनों को टेल ज्वाइन है कि नहीं है। ठीक है, देखो इस वेक्टर का जो हेड है यहां पर है, इस वेक्टर का जो हेड है यहां पर है, इस वेक्टर का जो टेल है यहां पर है। टेल क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वेक्टर। इसका कहां पे है, यहां पर है। तो दोनों के जो टेल हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो सर आपने बताया था तो हम लोग ने पेन उठाया और कॉपी पे क्या किया, हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से क्या होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो मैंने पैरेलल डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर दिया और यहां पे ले आया। अब क्या हुआ कि सर इसका जो टेल वाला पॉइंट है यहां पे आ गया और ये ए वेक्टर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब सर इसका भी टेल यहां पर आ गया और इसका भी टेल यहां पर आ गया। तो अगर इसका भी टेल आ गया यहां पर आ गया, इसका भी टेल यहां पे आ गया, तो सर
इसके बीच में जो स्मॉलर एंगल बनेगा, देखो एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो स्मॉलर एंगल ये होगा, वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। तो सर आपने ये बता दिया कि ये 150 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लास 9 10th की ज्योमेट्री है लीनियर पेयर से भाई, ठीक है ना। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक लाइन होता है, इस लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, तो ये एंगल अगर θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ये तो भाई बहुत स्कूल मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा बेसिक है, फिर भी मैं सब कुछ बताते हुए चलूंगा। तो देखो ये एंगल 150 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो θ1 रखो 150 डिग्री प्लस θ2 ये निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हारा θ2 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर ये है वेक्टर और तुम्हारे पास ये वेक्टर है और ये एंगल है तुम्हारे पास 60 डिग्री और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। बोलोगे सर प्यार मोहब्बत और प्रेम से अपनी प्यारी प्यारी आंखों से टुकुर टुकुर हम लोग देख रहे हैं सर कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो टेल है ऑलरेडी यहाँ पे कौन साइड है, देखो इसका टेल यहाँ पर है और इसका टेल यहाँ पर है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कोई बच्चा अगर आप बोल दे कि ये वाला एंगल क्यों नहीं होगा, तो आप बोलोगे हमारे प्यारे से लॉ सर ने बताया है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है, सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो, उसके बाद क्या करो, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा, मतलब ये स्मॉलर जो एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। प्यार मोहब्बत और प्रेम से बोलो हाँ सर समझ में आया, हाँ आया सर। चलो ठीक है सर आगे बढ़ो, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, ध्यान से सुनते जाओ। अगर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समझते हैं कि क्या समझा रहा था मैं। चलो देखो मान लो तुमने दो वेक्टर्स ले लिया, ठीक है ना, ए वेक्टर, डायग्राम पे मत जाओ, स्टेटमेंट पे मत जाओ, समझो कि मैं कैसे समझा रहा हूं। ये मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है और मान लो तुम्हारे पास ये बी वेक्टर है, इसी तरीके से है मान लो। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके टेल और इसके टेल को क्या करो, ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिया सर, ऐसे फैला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा इन दोनों के वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो इस एंगल को मान लो थीटा। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर ये एंगल थीटा है और तुम इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुमको जो भी इसका मिलने के वजह से मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर को मैं आर वेक्टर से डिनोट कर दे रहा हूं, आर वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, मतलब आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सर आपने क्योंकि बताया जब इन दोनों वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे तो हमको एक वेक्टर ही मिलेगा, तो सर वो जो एक नया वेक्टर मिलेगा दोनों को जोड़ने के वजह से, उसका भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी कोई डायरेक्शन होगा, वो कैसे निकालेंगे सर, वो निकालेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। कैसे, देखो जो भी वेक्टर आएगा इन दोनों के जोड़ने के वजह से, ठीक है ना, जो भी वेक्टर आएगा इन दोनों को जोड़ने के वजह से उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, देखो ये तो हमने यहाँ पे कंप्लीट जो है 30 mm इस तरीके से होगा, ठीक है ना, ये होगा आर वेक्टर। और आर वेक्टर बोलो या फिर आप क्या बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलो, दोनों की बात एक ही है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एडिशन का ही दूसरा नाम क्या है, आर वेक्टर। इस आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर है और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दो चीजों को मिलाने की वजह से जो बनता था उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग वेक्टर्स में क्या यूज करते हैं, एंगल्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंगल्स का यूज करते हैं। तो इस एंगल को मान लो अल्फा, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो आपने डायरेक्शन तो बता ही दिया ना भाई कि ए वेक्टर से वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, वही बोल रहा है यहाँ पे कि आपको देखो साफ साफ कि ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, स्टेटमेंट देखो ये आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
चलो स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब क्या, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड नहीं हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स को तुम ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, मैंने देखो यहाँ पे दिखाया है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो जो टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब मैंने समझाया था कि देखो सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एरो ऐसे चलता जाए, देखो ये समझाया था मैंने तुम्हें, टेकन इन सेम ऑर्डर, देखो ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है, ठीक है ना, तो सेम ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। देन द रिजल्टेंट मतलब क्या, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता था कि दोनों का हेडवा क्या कर दे, लड़ा दे, कोइंसाइड करवा दे। तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या बोल रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर आप इसको ट्रायंगल आपको बनाना है तो थर्ड साइड कैसे हो सकता है, ये आपका थर्ड साइड होगा, लेकिन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो अगर आपको सेम ऑर्डर में लेना था, देखो ये आपको सेम ऑर्डर में लेना था, तो सेम ऑर्डर में लेने के लिए क्या होता है, देखो ये वाला लाइन क्या था, सेम ऑर्डर के लिए था, और ये क्या था, ये ऑपोजिट ऑर्डर के लिए था। तो ऑपोजिट ऑर्डर में अगर आपको लेना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपोजिट ऑर्डर में आपको लेना है, तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों का सर क्या करना होगा, भिड़ा देना होगा। देखो मैंने भिड़ा दिया, मतलब कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब दोनों के जो एडिशन से जो एक चीज आएगी वो भी वेक्टर होगी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्योंकि वो एक वेक्टर बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलो तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर के साथ मान लेते हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। अब इस अल्फा एंगल की वैल्यू क्या होगी और रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस, बिल्कुल सर आपने सिखाया था, पेशेंस है मेरे पास, ठीक है। बढ़ते जाते हैं आगे। चलो अब दूसरा तरीका क्या होता है वेक्टर्स को ऐड करने का, ठीक है ना, वो होता है तुम्हारा पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है सर, जरा समझाओ। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है। एक वेक्टर है तुम्हारे पास ए वेक्टर ये, और बी वेक्टर तुम्हारे पास है ये। सर आपने बताया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी तो दो ही वेक्टर्स लेते थे, दोनों में से डिफरेंस कहां है। अब देखो पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या हो रहा है कि दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ही क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। वहां पे क्या होता था, देखो दोनों वेक्टर्स जो हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, तुम्हारा इन दोनों जो हैं वो दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं। ये वाला जो वेक्टर है वो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये वाला जो वेक्टर है वो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट कहां से होता है वेक्टर, जहां पे उसका टेल हो। तो इसका टेल कहां है, यहां पर है, इसका टेल कहां पे, यहां पर है, ठीक है। चलो और इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें तुम देख रहे हो, इसमें तुम्हारा जो दोनों वेक्टर्स हैं वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, सर टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन है, तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये होगा, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। तो पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये भी देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही है, ये भी आएगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं ऐड ही कर रहा हूं, दो वेक्टर्स को एडिशन का रूल ही पढ़ा रहा हूं आपको। ये तुम्हारा क्या आएगा, आर वेक्टर की। तो ये जो आर वेक्टर होगा अब वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से कुछ। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दो इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये आपका पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। इसीलिए बस इस लॉ का नामकरण कर दिया गया कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सेम चीजें उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट नहीं हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। देखो देखो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, तो इसका देखो टेल यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे है, तो ऑरिजिनेट क्या हो रहा है, शुरुआत दोनों वेक्टर्स की अलग अलग पॉइंट से हो रही थी, तो वो हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा था,
ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ को ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे इस लाइंस को ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों के कहीं बीचों बीच जाएगा, एकदम बीचों बीच नहीं, मतलब इन दोनों के कहीं बीच। वहां पे मैंने क्या माना था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। यहां पे भी मैं मान रहा हूं कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वो इस ए वेक्टर के साथ ही अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लॉ में मैंने जो माना है अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर एंगल माना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि बताओ बी वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैंने जो पढ़ाया है तुम्हें, वो अल्फा एंगल जो है वो किससे मेजर किया जा रहा है, ए वेक्टर से मेजर किया जा रहा है। किसका एंगल मेजर किया जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल मेजर किया जा रहा है। क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर आपने ये तो बता दिया कि दो तरीके होते हैं दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दोनों जो वेक्टर्स हैं वो अलग अलग पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो आपको दोनों केस में मिल रहा है, लेकिन सर दोनों केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर वह मिल रहा है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि वो भी एक वेक्टर है। क्या सर कुछ डायरेक्शन भी होगा। उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया सर, दोनों केसेस में अल्फा मान लिया एंगल ए वेक्टर के साथ। सर उसकी वैल्यूज क्या, तो देखो उसकी अब वैल्यूज, पहली वैल्यू है आपके पास ये, और दूसरी वैल्यू है आपके पास ये। समझाता हूं, अगर मान लो दो वेक्टर्स अलग अलग पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों के बीच में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आता है, ये आता है थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब यह हुआ ये, इसके हेड को क्या कर दो, भिड़ा दो। ठीक है, अच्छा ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट दिस एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, इसलिए इसको हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चाहे तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, सॉरी, और यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर एंगल किस में बना रहा है, अल्फा बना रहा है ए वेक्टर के साथ, याद रखो। चाहे तुम्हारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। देखो इस तरीके से, इसमें क्या हो रहा था, दोनों सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये होगा, और दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, मतलब कि ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर ये भी है भाई, लेकिन दोनों सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके बीचों बीच से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी कोई डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन में हम लोग ए वेक्टर के साथ क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप थीटा देखोगे तो थीटा तो आप जानते हो यहां पर क्या है, देखो थीटा यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, देखो ये दोनों सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आएगा तुम्हारे पास, थीटा ही आएगा। तो थीटा जो तुम्हारा है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये रिजल्टेंट है भाई, अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों केस में जो, उसकी मैं बस मैग्नीट्यूड की बात करूं तो याद करो जब मैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लिखना सिखा रहा था तो उसमें मैंने बताया था इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सिंपली हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग इसको दिखा सकते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर वेक्टर का मॉडुलस। ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो दोनों का मतलब सेम है। उसी वैसे ही इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली आर लिखो, या फिर आप क्या लिख दो,
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सर आप बोलोगे कि आर वेक्टर लिखो या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, दोनों तो बात सेम है। मैं बोलूंगा आप तो बच्चों बहुत समझदार हो, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही को तो आर वेक्टर बोल रहे हैं, तो इस आर वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हो, और ये मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। वैसे यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और उन दोनों का एडिशन करके मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना भाई, ठीक है। जो बोलता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि स्किप कर दो, ठीक। सर इतनी बात समझ में आती है, आगे बढ़ो। चलो बिल्कुल आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे जो बी है, ये है तुम्हारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये है तुम्हारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको ए से यहाँ पे डिनोट किया और यहाँ पे इसको बी से डिनोट किया, ठीक है। तो ए और बी क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आती है। सर आर सर अभी आपने प्यार से बताया कि आर तुम्हारा क्या है, रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको इससे भी दिखा सकते हो, आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको इससे भी दिखा सकते हो। आई बात समझ में। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर क्वेश्चन बना के दिखाओ, अभी बना के दिखाऊंगा, थोड़ा देर रुक जाओ। चलो, और जो दूसरा फॉर्मूला है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है भाई, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बस यहाँ पे आर वेक्टर ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे आर वेक्टर ऐसे दिखाते हैं। आई बात समझ में, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। आई बात समझ में सर। चलो आगे बढ़ो सर, हम तो आपके प्यारे बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, समझते हैं सर, बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ आगे। चलो दूसरा फॉर्मूला देखो, इफ अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स विथ ए वेक्टर, देन मैंने अभी बताया था कि जो आर वेक्टर है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में एंगल का भी यूज करते हैं। तो मैंने बताया इस केस में कि मान लो कि ये जो आर वेक्टर जो बन रहा है, जो वेक्टर नया आ रहा है, इन दोनों के एडिशन के वजह से, ठीक है, वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान रखना, ए वेक्टर के साथ एंगल मेजर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और यहां पे जो आर वेक्टर आया है वो भी ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो सर इस एंगल अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जरा बता दो सर। देखो, ये जो अल्फा एंगल की वैल्यू होगी उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है बता चुका हूं, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। देखो यहाँ पे थीटा ये और यहाँ पे थीटा ये, ठीक है। अल्फा क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल ए वेक्टर के साथ बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स विथ ए वेक्टर। याद रखना, ए वेक्टर के साथ एंगल जो फाइंड करोगे वो अल्फा आएगा, ठीक है। बी ए बी थीटा ये सब क्या है, ये सब जानते हैं, तो ऐसे आप निकालोगे। ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखोगे तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स फटाक से कर जाओगे। क्या कर जाओगे, फटाक से। सॉरी, tan क्या होता है, cos क्या होता है, sin क्या होता है, सर 10 तक तो हम भी पढ़े हैं। यहाँ पे ये सिंपल मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है। 11 12 की जहां भी मैथमेटिक्स आएगी चिंता ना करो, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें, मैं सब कुछ बता दूंगा। जहां पे यूज आता है साथ साथ सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बोलो झमाझम। आ गया सर समझ में, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। चलो अब स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, अगर आप क्लास 10th की चीजें भूल चुके हो तो, ठीक है। देखो, अगर आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। उसी तरीके से अगर मैं cos थीटा के लिए भी बोलूं तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1।
और मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की कितनी होती है, -1। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 से के बीच में ही होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या 2 पॉसिबल है, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि हमने अपनी प्यारी आंखों से देखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। पर सर आपने हमारे सामने स्क्रीन पर लिख दिया है कि कॉस थीटा की वैल्यू 2 है, तो सर कॉस थीटा की वैल्यू तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, तो 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो सर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैं पूछूं कि साइन थीटा की मिनिमम कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप बोलोगे कि सर आपने अभी लिखा है, हमने उसको याद कर लिया है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई बात समझ में? कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, कम से कम -1 होती है। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, स्मार्ट कोर्स है, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है दोनों केस में वो कितना होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। हमारे पास a और b तो कांस्टेंट है। a और b कांस्टेंट मतलब क्या हुआ सर, बता दीजिए। अरे भाई मान लो तुम्हारे पास जो a वेक्टर गिवन है और तुम्हारे पास b वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास फिक्स है 2 है, और ये तुम्हारे पास 3 है। तुम सिर्फ क्या बदल सकते हो, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स बदल सकते हो। देखो ये जो वेक्टर है ये थीटा है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये थीटा है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो आप क्या कर सकते हो, इन वेक्टर्स को थोड़ा दूर दूर ले जा सकते हो, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। तो जो चीज चेंज हो पाती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जो चीज चेंज नहीं की जा सकती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। लिखते जाना भाई, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदलना है तो आप a नहीं बदल सकते हो, b नहीं बदल सकते हो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स नहीं बदल सकते हो, तो आप बदल क्या सकते हो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बदल सकते हो। मतलब कि आप cos थीटा की वैल्यू बदल सकते हो। तो अगर इस पूरे क्वांटिटी को आपको क्या करना है, सबसे मैक्सिमम रखना है, तो a नहीं बदल सकते हो, b नहीं बदल सकते हो, तो बदल क्या सकते हो, cos थीटा बदल सकते हो। तो अगर सब एडिशन में यहाँ पे और इसकी पूरी वैल्यू को आपको मैक्सिमम करना है, तो जाहिर सी बात से मतलब बहुत सिंपल बातों में दिख रही है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिख रहा है और बहुत सिंपल आंखों से दिख रहा है कि इस cos थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू रख दो। और सर अभी आपने बताया कि cos थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने लिख दिया cos थीटा यहाँ पे 1 होगा, तब इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तब ये किसके इक्वल है, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब ये भी वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से cos थीटा = 1 हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। तो ये कैसे लिख दिए, क्लास 10th की सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, क्लास 11 12 की बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करो, सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा आप क्लास 10th को याद करने की कोशिश करो, तो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज याद करवाई गई होंगी। मैं आपको वैल्यूज यहाँ पे जो आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो पूरे फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, एक कॉलम बना लो भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, और ये तुम्हारी थीटा की एंगल है, तो अगर इस थीटा के जगह साइन थीटा लिखो और कॉस थीटा लिखो तो वैल्यूज क्या क्या होंगी आपको याद रखना है। सुनो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तुम्हारे पास 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू तुम्हारे पास 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 60 की बात करो तो तुम्हारे पास ये वैल्यू जो आती है साइन 60 की, वो आती है √3/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की बात करो तो ये आती है 1/2। साइन 30 की बात करो तो ये आता है 1/2। कॉस 30 की बात करो तो ये आती है √3/2। साइन 45 की बात करो तो ये आता है 1/√2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की बात करो तो ये भी होती है 1/√2। दोनों की वैल्यू देखो सेम है। साइन 180 की बात करो तो ये वैल्यू होती है 0।
और cos 180 की बात करो तो ये होती है वैल्यू -1। इतनी वैल्यूज याद कर लेना साइन और कॉस की, भाई मजा आ जाएगा, एकदम झमाझम, एकदम झमाझम मजा आ जाएगा भाई। इसके बाद कुछ भी यूज नहीं होने वाला। सो क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा कि याद आ रही है क्लास 10 की मैथमेटिक्स, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है, बोलो झमाझम बढ़ते हैं आगे। ठीक है चलो, तो ये कैसी, यहां से मैं आपको वैल्यूज पूछूं तो आप कैसे बताओगे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ cos ढूंढो और यहाँ पे 90 ढूंढो। cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये देखो, ये थीटा इज इक्वल टू, ये सब वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो cos और थीटा, थीटा की जगह जब 180 डिग्री होगा तो देखो वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -1, ठीक है। साइन की इतनी वैल्यू याद रखनी है, कॉस की इतनी वैल्यू याद रखनी है, साथ ही साथ आपको कॉस की एक और वैल्यू याद होनी चाहिए जो मुंह पर याद होनी चाहिए, वो है cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। क्या होती है? -1/2। क्या होती है? -1/2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये साइन और कॉस की वैल्यू सर हमें याद होगी। जैसे जैसे जहां जहां यूज आएगा सिखाते जाऊंगा, कलेक्ट करते जाना, ताकि आप सब कुछ रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब लगे हाथ में tan की वैल्यू भी आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी जस्ट यहाँ पे tan वाला टर्म्स आया। ठीक है, तो tan की वैल्यू नोट कर लो, जो जो आपको याद रखनी है और जो जो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, इसी पे बस tan थीटा आपको याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। सर हमें ये आता है, इतनी क्लास 10 हमें याद है। तो tan की कभी वैल्यू भूल भी जाओ तो sin थीटा बाई cos थीटा से वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है ना। चलो, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। tan और थीटा के जगह रखे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है, इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर सपने ही छोटे देखो। अगर सपने बड़े देखे हैं भाई तो जज्बा और जोश भी तगड़ा रखना होगा। चीजें समय के साथ साथ याद हो जाएंगी, ये नहीं कि इतना कुछ बता दिए सर, याद हो जाएंगी, बिलीव मी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। सर इतनी बातें समझ में आ गई, अब सर हमें समझ में आ रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो देखो cos थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है? 0 डिग्री पे होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 डिग्री होगी। और जब थीटा 0 होगा तो यहाँ पे थीटा 0 रखने पे क्या हो रहा था? ये पूरा मैक्सिमम हो जा रहा था। इसीलिए फर्स्ट स्पेशल केस लिखा हुआ है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। थीटा 0 कब आ रहा था? जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो रही थी। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1 रखो। तो cos थीटा की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको खुली आंखों से दिखेगा कि a² + b² + 2ab यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि cos थीटा आप क्या कर चुके हो? 1 रख चुके हो। अब आप फिर से भाई आइडेंटिटी पढ़े होगे 9th 10th में कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है, दो नंबर का एडिशन का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? √a² + b² + 2ab को क्या लिख सकता हूं? a + b का होल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है कि जो पावर है वो कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। पावर होना जो चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। तो देखो भाई, ये जो तुम्हारे पास आया, आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो a + b का स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या हुआ? पावर 1/2। और एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो तुम्हारे पास क्या बचा? a + b बचा। इसलिए जो किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a + b होती है। लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैक्सिमम कब होती है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होती है, याद रखना।
कैसे होती है मैंने एक एक चीज सिखा दिया, एक एक चीज नहीं आता था तो नोट कर लेना, जो बोलता हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, ये नहीं कि पीडीएफ जब मिले तब उसके नोट्स बनाओ। सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, मजा आ जाएगा खुद से नोट्स बनाओगे तो। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी समझ में आई? बोलोगे हाँ सर समझ में आई, बढ़ो आगे सर, बढ़ो आगे। अब देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सर आपने बताया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सर आप ए और बी को तो चेंज कर नहीं सकते हो, आप सर थीटा को चेंज कर सकते हो। तो अगर हम लोग cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ले ले, कम से कम वैल्यू ले ले, तो ये पूरी वैल्यू हमको कम से कम मिल जाएगी। और सर आपने बताया कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, देखो -1 होती है। तो cos थीटा की जगह क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। तो cos थीटा -1 रख देते हैं। cos थीटा -1 कब होता है, देखो cos थीटा -1 होता है 180 डिग्री पे, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे हमारा क्या आने वाला, रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम आने वाली। इसीलिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे हमारी बात हो रही है। अच्छा, जब हम लोग सर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे बात कर रहे हैं, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू -1 पे बात कर रहे हैं, तो सर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, -1 रख दोगे, तो प्लस 2ab इंटू -1 कितना होगा, -2ab हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2ab। सर हमें कुछ कुछ और याद आ रहा है, इसको देख कर कुछ कुछ हो रहा है सर हमें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके जगह हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर से अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, मतलब ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ये तुम्हारी रिजल्टेंट की क्या हुई, मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू आई। मतलब कि अगर दो वेक्टर को जोड़ोगे तो हमको एक वेक्टर मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर। उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a प्लस बी, मिनिमम कितनी हो सकती है, a माइनस बी। मैक्सिमम कब होती है, जब उन दोनों के बीच में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। सर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, अरे भाई थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता था। मिनिमम कितनी हो सकती है वैल्यू, a माइनस बी हो सकती है। कितने एंगल पे हो सकती है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो। आई बात समझ में? मतलब आपको यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दिया है 2, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया है तुम्हारे पास 4। क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ कि इन दोनों वेक्टर को जब जोड़ेंगे और जो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप याद करोगे अपने लॉ सर को, सर ने प्यार मोहब्बत से बताया था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जोड़ने के बाद, 2 + 4 6 होगी। ये क्या होगा, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई बात समझ में? इतने तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं निट में यहां से। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी पॉइंट यहां भी समझ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, चलो। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ए वेक्टर, ये वेक्टर है, प्लस बी वेक्टर करे या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करे, दोनों की वैल्यू सेम आती है। बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं भाई। मतलब 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बतवा तो सेम ही ना होगा, 5 ही आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को वेक्टर्स भी फॉलो करता है और उस प्रॉपर्टी का नामकरण कर दिया गया भाई, बस क्या, कम्यूटेटिव। समझ में आई बात? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। उसी तरीके से तीन वेक्टर को ऐड करना हो तो पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, फिर सी वेक्टर के साथ ऐड करो, ये सारे वेक्टर्स हैं। या फिर पहले b + c को कर लो और फिर a वेक्टर के साथ ऐड करो, सबकी वैल्यू सेम आएगी। सर इसका यूज, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, बस इतना समझ लो, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़े या फिर दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर से जोड़े, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, बस और कुछ नहीं। मतलब 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 मत करो, 3 + 2 करो तो वो भी 5 ही ना होगा। यही है वेक्टर का रूल। जोड़ने का तरीका समझा दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भाई। अब बढ़ते हैं आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार।
मतलब बहुते बार रिपीट होता है भाई। यहां पे नया कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे। अगर मान लो कभी भी क्वेश्चन में तुमको दिया हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो ये एरो है, का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो बताओ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। वो होता है 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर जब 90 डिग्री होता है तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है और को फटाक से बताना होता है कि बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री बोलोगे फटाक से। सर कैसे होता है जरा ये समझा दो। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सर ये देखा देखा लग रहा है। अरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अरे भाई अभी देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज रिजल्टेंट वेक्टर। देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, ए वेक्टर